हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर में। बहुत ही छोटा सा लेक्चर होने वाला है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। जी हाँ दोस्तों, आपका जो 12th बोर्ड का एग्ज़ाम है उसके अंदर ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, व्हाट इज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ एंड क्या वर्किंग है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे पास। आइए स्टार्ट करते हैं। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो दोस्तों, कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें वेक्टर फॉर्म को फाइंड आउट करना होगा। अब जैसे आप समझ लीजिए, जैसे अपने पास एक 3D सिस्टम होता है। क्या होता है? एक 3D सिस्टम होता है। ये इसकी y एक्सिस है, ये इसकी x एक्सिस है, और ये इसकी z एक्सिस है। ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, और ये है z एक्सिस। अब मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, यहाँ कोई एक पॉइंट है जिसके मैं डायमेंशंस मान लेता हूँ x, y और z, है ना, या x1 y1 z1, x1 y1 एंड z1। और दूसरा ही एक और पॉइंट है जिसकी डायरेक्शन है x2 y2 एंड z2। ये दो पॉइंट हैं, ठीक है। अब हमें इन दोनों पॉइंट पर, मान लीजिए मैं इस पॉइंट पर एक चार्ज जो है वो q रख देता हूँ, और यहाँ पर मेरा टेस्टिंग चार्ज स्मॉल q रख देता हूँ। इनके बीच में मुझे क्या फाइंड आउट करना है? फोर्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? फोर्स फाइंड आउट करना है। और ये जो मेरा पॉइंट है 0,0, यहाँ से मैं इन दोनों की डिस्टेंस, जैसा कि इस डायग्राम में भी दिया हुआ है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने r1 वेक्टर और r2 वेक्टर के नाम से शो किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, r1 और r2 वेक्टर आप देख सकते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल ये r1 वेक्टर है, इसको मैं मान लेता हूँ x2 y2 एंड z2। इसको मैं मान लेता हूँ x1 y1 एंड z1। तो ये जो है, इस जो 0 पॉइंट है, इससे इस पॉइंट बी की जो डिस्टेंस है वो है x1 y1 z1। यहाँ से जो है इस पॉइंट की जो ड्यू है x2 y2 z2। इसको अपन मान लेते हैं, इसको r2 मान लेते हैं, और इसको अपन मान लेते हैं r1 वेक्टर। ये दो वेक्टर हैं मेरे पास यहाँ पर, r1 वेक्टर और r2 वेक्टर, जो कि डायरेक्ट उस पॉइंट की पोजीशन को शो कर रहे हैं। अब अगर आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो आपने पढ़ा होगा कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, जिसको मैं सिंपल r से शो करता हूँ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला से हम निकालते हैं। क्या होती है? आपने पढ़ा होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। यहाँ से हम इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। जो r है इसको अपन क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और हम निकाल लेंगे r वेक्टर। अगर हमें r वेक्टर फाइंड आउट करना है, अगर इन दोनों के बीच में हमें r वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो r वेक्टर हो जाएगा मेरा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये मेरा होगा r वेक्टर। क्या होगा मेरा? r वेक्टर। तो आगे ही दोस्तों एक और टर्म आती है हमारे पास, जिसे हम यूनिट वेक्टर के नाम से शो करते हैं या r कैप के नाम से शो करते हैं। वो होता है r वेक्टर डिवाइड बाय r। r जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है, और r वेक्टर जो है वो एक तरह से डिस्टेंस वेक्टर, या नॉर्मल आप बोल सकते हैं कि पोजीशंस को शो करता है, रिलेटिव पोजीशन को शो करता है r वेक्टर। ठीक है, सिंपल r1 और r2 जो है वो पोजीशन को शो करते हैं विद रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, और ये रिलेटिव पोजीशन को शो करते हैं। तो इसका मतलब ये है, अगर हम और आगे बढ़ते हैं, अगर हम आर कैप को समझना चाहें कि आर कैप क्या है, तो आर कैप होता है मेरा आर वेक्टर अपॉन आर मोड आर भी बोल सकते हैं, कई जगह पर आप ऐसा भी देखेंगे, आर भी बोल सकते हैं। जो आर है ये शो करता है डिस्प्लेसमेंट को। आर जो है ये किसको शो करता है? डिस्प्लेसमेंट को। और इस r को हम जो है डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है हमारा, उससे भी निकाल सकते हैं। आपने 9th-10th में ही पढ़ा होगा। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था मेरा? x2 माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ, क्या था मेरा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस डिस्टेंस फॉर्मूला से इस r की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर मुझे r वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो r वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1
जे कैप प्लस Z2 माइनस Z1 के कैप। लाइक इसमें क्या होता है कि मेनली डायरेक्शन का रोल भी आ जाता है। अब अगर दोस्तों मैं आपके सामने बात करूं सिंपली कूलम्ब्स लॉ की, किसकी बात करूं, सिंपल कूलम्ब लॉ की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो यहाँ पर देखिए हमने जो पढ़ा था लास्ट लेक्चर में F इजिकल टू के क्यू स्मॉल क्यू मान लेते हैं और आर स्क्वायर, आर उनके बीच की डिस्टेंस थी। अगर यहाँ पर मैं यूनिट वेक्टर को लगा देता हूँ, आर कैप को लगा देता हूँ, तो ये मेरा कुला एक तरह से जो है वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ हो जाएगा। अगर मैं नॉर्मली बात करूँ F इजिकल टू इसको के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और इस आर कैप को मैं आर वेक्टर अपॉन आर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इस टाइप से भी इसका एक और हो जाएगा, आर स्क्वायर और आर मल्टीपल होकर आर क्यूब हो जाएंगे। अगर मुझे इसको एफ वेक्टर शो करना है, क्या शो करना है इसको, एफ वेक्टर, मतलब इसमें डायरेक्शन का भी रोल है मैग्नीट्यूड के साथ साथ। तो हमारा जो वेक्टर फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। दोस्तों ये आपके जो है इसकी वेक्टर फॉर्म है कूलम्ब्स के लॉ की, वेक्टर फॉर्म है कूलम्ब्स के लॉ की। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आ गया है तो सब्सक्राइब कर देना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन वेक्टर फॉर्म, अब वेक्टर फॉर्म के अंदर ही सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल भी लागू होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कोई एक चार्ज है स्मॉल क्यू, है ना, अब इसके ऊपर मान लेते हैं यहाँ से भी कोई कैपिटल चार्ज है Q1, है ना, यहाँ पर कोई कैपिटल चार्ज है Q2, यहाँ पर कोई चार्ज है Q3, ठीक है ना, ये कोई नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर कोई चार्ज है Q4, ये पॉजिटिव है, यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज है Q5, ये नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ पर मान लेता हूँ मैं एक और Q6 चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, Q1 जो है वो नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए Q1 क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, इसका फोर्स इधर की साइड लगेगा, Q2 इसको रिपेल करेगा तो इसके फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट डायरेक्शन होगी, Q3 इसको अट्रैक्ट करेगा तो इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स Q3 होगी, ये इसको रिपेल करेगा तो उसकी डायरेक्शन इस टाइप से होगी, Q5 इसको अट्रैक्ट करेगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, है ना, और Q6 इसको रिपेल करेगा तो उसकी डायरेक्शन ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो कहने का मतलब है अगर सुपर पोजिशन की बात करें कि बहुत सारे चार्जेस अगर प्रेजेंट होते हैं हमारे पास में, तो जो नेट चार्ज होगा, है ना, नेट चार्ज या नेट फोर्स जो उसके ऊपर काम करेगा एफ नेट, अगर हम इस पर जाएँ तो वो सारे के सारे जो फोर्सेज हैं उनका वेक्टर सम होगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर प्लस F5 वेक्टर प्लस F6 वेक्टर, लाइक दिस, ठीक है। तो ये क्या है, इसका एल्जेब्रिक सम होगा जो भी इस पर नेट चार्ज लगने वाला है। मतलब ऐसा नहीं होगा किसी भी एक पर्टिकुलर चार्ज, मतलब ये डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करेगा, डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वेक्टर लॉ क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। आपको सिंपल पहले कूलम्ब्स लॉ लिखना है, नॉर्मल फॉर्म लिखनी है, उसके बाद आपको सिंपल के क्यू अपन आर कैप, और ये वाला जो डायग्राम है, ये जो वाला डायग्राम मैंने बनाया आपके सामने, ये वाला डायग्राम ये बनाना आपको कंपलसरी है। आप ये डायग्राम बनाएं या ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक डायग्राम बनाएं। आर वेक्टर और आर जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है इसको शो करना ना भूलें। इसको शो करके आप सिंपल जो एक्सप्रेशन लिखेंगे आर कैप, तो ये जो है ये भी वेक्टर फॉर्म के रूप में ही गिना जाता है एक तरह से। थोड़ा सा और उसको एलेबोरेट करके लिख देंगे आप, ये दोनों फॉर्म लिख देंगे तो आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। आई होप आप सबको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, और शेयर कर दो दोस्तों को। थैंक यू।